हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पम्मी ओझा। तो चलिए, आज है लास्ट क्लास रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो मैं आपको पहले की कुछ बातें याद दिला देती हूँ। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी रखने के साथ साथ हमारी सोसाइटी में इमोशनली, फिजिकली, बिहेवियरली हर तरीके से वेल बींग होगा, तब जा कर के हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। सबसे पहली कंट्री हमारी इंडिया ही थी जो 1951 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दिया और फैमिली प्लानिंग एक प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, अभी उसका नाम RCH हो गया है, जिसके अंदर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। सेक्सुअली हाइजीन, सेक्स एजुकेशन, एडोलसेंस, ऑल मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब सपोर्ट दिया जा रहा है लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। देखिए, पॉपुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, अच्छी फूड, अच्छी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स होगी, उनको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो क्या है कि हम पता है, आपको एक डेटा दिया है NCERT में कि आपको 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियंस। ठीक है, उसके बाद आपको 2000 में हो गई 6 बिलियंस। ठीक है, एंड 2011 में देखा गया कि 7.2 बिलियन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी है। ठीक है, और इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियंस। ठीक है, उसके बाद आपको 2000 में देखा गया तो इंडिया की पॉपुलेशन हो चुकी थी 1 बिलियन। ठीक है, और 2011 में हो गई थी 1.2 बिलियंस। इस हिसाब से ग्रोथ रेट देखा गया तो अराउंड लेस देन, लिटिल बिट, नॉट मच। ठीक है, लेस देन 2% जो ग्रोथ रेट है इंडिया का है, जिससे 30 साल में जो पॉपुलेशन है वो 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बढ़ती हुए पॉपुलेशन को देखने के बाद बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी आए। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कितने तरह के हो गए? 4 तरीके के: नेचुरल, बैरियर, केमिकल एंड सर्जिकल। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम स्टडी करने वाले हैं कि आपको ART क्या है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ART को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके थ्रू हम इनफर्टाइल कपल को बेबी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम STI यानी सेक्स के थ्रू जो इन्फेक्शंस फैलते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सो लेट्स बिगिन इट। हम स्टार्ट करते हैं आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये ऐसी आर्ट है जिससे हम क्या करते हैं, वैसे कपल जो आपको 5 साल 10 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपनी बेबी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, और उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वैसे केस में हम आर्ट के मदद से हम उनको बेबी देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है, हम किसको कहेंगे कि इनफर्टाइल है। ठीक है, तो वैसे कपल जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स लगातार आपको कर रहे हैं बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के, 1 साल या 2 साल किए हैं, उनको बेबी नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि वो इनफर्टाइल है। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी किसको बोलेंगे? फेल्योर टू कंसीव इवन आफ्टर 1 or 2 year रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स और सेक्सुअल कोहैबिटेशन। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे कि वो इनफर्टाइल है। अब आगे देखिए अभी क्या है, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए सबसे पहले, आपको बेबी नहीं हो रहा है, आप हॉस्पिटल में जाओगे यानी क्लिनिक्स में जाओगे, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में। ठीक है, वो स्पेशलिस्ट होती हैं इनफर्टिलिटी के। तो वहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम्स को देखेगा कि आप क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रही हो, या फिर मेल जो है क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो। दोनों का, मेल फीमेल दोनों का चलता है ट्रीटमेंट। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्नोस्ट करते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कोई छोटी मोटी इशू होती है तो वो खुद ही मतलब उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं डॉक्टर लोग। ठीक है, लेकिन सम डिसऑर्डर का, ऐसा नहीं कि सारे बीमारी का वो लोग जो है वो ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद उनको चिल्ड्रन हो जाता है कपल्स को। एक केस से हो गया, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स को करेक्ट नहीं किया जा सकता, वेयर करेक्शन नॉट पॉसिबल। कुछ कपल्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, जिनका कि कोई भी करेक्शन यानी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो उस केस में क्या किया जाता है, कपल को प्रेफर किया जाता है कि जाइए आप आर्ट करवाइए। ठीक है, असिस्टेड, वो असिस्ट करते हैं चिल्ड्रन थ्रू स्पेशल टेक्निक। एक स्पेशल टेक्निक है आर्ट, जिसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उनको वही प्रेफर किया जाता है कि आप जाकर के आर्ट करवाइए, आपको अब बेबी होगा। अब कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने डिसऑर्डर को जो है करेक्ट कराओगे। नॉर्मली ऐसे 2 तरह के डिसऑर्डर होते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं, इनफर्टिलिटी दोनों को हो सकती है, मेल को भी हो सकती है और फीमेल को भी हो सकती है। ठीक है, देखो एक बात बता रहे, इंडिया में एक धारणाएं हैं
कि यदि कपल को बेबी नहीं हो रहा है तो आमतौर पे लोग फीमेल को ब्लेम करते हैं कि फीमेल में प्रॉब्लम है, फीमेल डिफेक्टिव है। फीमेल को मेंटली टीज किया जाता है कि फीमेल में ही प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इवन सच पूछो तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या होती है कि जनरली जो होता है ये प्रॉब्लम्स मेल को होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है मेल में ये बात सही है कि वो 80 साल तक, लाइफ टाइम तक स्पर्म मतलब ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेबी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, लेकिन उनको भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। आजकल की लाइफस्टाइल, आजकल की खान पान, स्ट्रेस भरी लाइफ बहुत चेंजेस ला दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या बात है। आजकल करियर बनाने के चक्कर में बहुत सारे मेल लेट शादी करते हैं, ठीक है। बोलते हैं पहले करियर बना लेते हैं उसके बाद शादी करेंगे, जिसके कारण उनकी एज मैच्योर हो जाती है, काफ़ी एज्ड हो जाते हैं वो, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है, या तो स्पर्म बहुत कम बनता है, लो स्पर्म काउंट हो जाएगा, या तो फिर क्या होगा, उनका स्पर्म बनना बंद हो जाता है, मतलब ना के बराबर बनता है, ठीक है। तो यदि किसी मेल का स्पर्म ना के बराबर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है तो उसको हम कहेंगे एजुस्पर्मिया, ठीक है। और यदि कोई मेल का स्पर्म काउंट लेस है, लो है, या फिर उसमें लेस स्पर्म बन रहा है तो उस मेल को हम कहेंगे कि उसको ओलिगोस्पर्मिया है, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रेस का सीधे रिश्ता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होते हैं, मेल का जो पीनिस है वो इरेक्ट नहीं होता। क्यों? वैसे तो बहुत सारे कॉज हैं, बट मेजोरिटी आजकल देखा गया है स्ट्रेस। आप लोग इतना ज़्यादा कमाने के पीछे, करियर के पीछे, तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं, नॉट ओनली कि कमाना, करियर, फाइनेंशियल, फैमिली, अलग अलग लव का प्रॉब्लम है, दिस डैट है, जिसके इतने ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनकी जो है पेनिस जो है इरेक्ट नहीं हो पाती, ठीक है। जैसे आप मतलब पेनिस इरेक्ट होगा तब तो वजाइना में इजैकुलेट करेगा, करेक्ट और नॉट? हाँ, तो जब इरेक्ट ही नहीं होता तो ये भी एक प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की, ठीक है। तो ये रहा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है, समझ गए। ये आपको आजकल के, ये हो सकता है ये सब टर्म आपको एजुस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया से आपको फेस करना पड़े, तो मैंने आपको समझा दिया। ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर, बट कितना पढ़ेंगे हम, ये जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब देखिए, फीमेल भी होती है इनफर्टाइल, ऐसा थोड़ी है कि मेल ही सिर्फ इनफर्टाइल होता है, दोनों होते हैं। फीमेल भी होती है, फीमेल भी आजकल करियर, फीमेल पीछे कहाँ है, आजकल करियर बनाने के चक्कर में उनको भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई है, तो वो भी अब लेट शादी करती हैं। उनमें भी एज फैक्टर बहुत मैटर करता है, इवन बहुत ज़्यादा एज फैक्टर मैटर करता है, मेल से भी ज़्यादा एज फैक्टर मैटर करता है फीमेल में, ठीक है। तो क्योंकि आपको तो पता है कि 50 ईयर्स जो है मेनोपॉज का है, बस आपको 50 ईयर तक वो कर सकती हैं बेबी। आजकल वो भी स्ट्रेस भरी लाइफ में रिड्यूस होकर के 40-45 हो गया है, ठीक है। उसके बाद तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। जो फीमेल होती है, पहला इशूज़ एज, दोनों में इशूज़ है, ठीक है। फीमेल में भी क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन क्या होता है, एग का रप्चर होना, वो फॉलिकल रप्चर होकर के एग का निकलना, ठीक है। क्या होता है, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकल डेवलप करता है, और जब एलिथ सर्ज होता है तो वहाँ फॉलिकल फट करके अंदर से अंडे निकलते हैं और वो एम्पुला में जाके वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओवुलेशन क्या होता है, अंडे का फटना, ठीक है। यदि 28 दिन का साइकिल है तो 14वां दिन वो फटेगा, ठीक है, इस फॉलिकल का फटना, और फॉलिकल फट करके आपको एग निकलेगा। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि किसी फीमेल में ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो साफ नहीं हो रहा है, तो उसको कहेंगे एनओवुलेशन, यानी वो फीमेल जो है सफ़र कर रही है एनओवुलेशन से। और यदि कोई फीमेल ओवुलेशन कर रही है लेकिन वो रेगुलर नहीं कर रही है, बहुत ही कम ओवुलेशन हो रहा है उसमें, ठीक है, उसमें डिफिशिएंट ऑफ ओवुलेशन है, ठीक है, उसको कहेंगे ओलिगो ओवुलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, एवरी मंथ एक साइकिल में एक एग रिलीज होता है, ठीक है। नॉर्मली तो एक साल में 12 रिलीज होगा, बट इसमें क्या होता है ओलिगो ओवुलेशन में कि फीमेल में आपको साल में 2-3 ही ओवुलेशन होते हैं, ठीक है। आजकल बहुत ही चर्चित बीमारी है पीसीओडी, ये किसी भी टीनेजर्स को होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा उम्र वाले को होगा, फिर ये टीनेजर्स को भी होते हैं, कम उम्र वाले में भी देखा गया पीसीओडी, ठीक है। पीसीओडी में क्या होता है, इसका पहले तो फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ठीक है। इसको पीसीओएस भी कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, हमारा ओवरी है, ये ऐसे ऐसे फॉलिकल पड़े होते हैं ओवरी में बहुत सारे। एवरी मंथ ओवुलेशन के दौरान कोई एक फॉलिकल जो है डेवलप होकर के रप्चर होता है और एग रिलीज करता है। लेकिन आपके पीसीओडी के पेशेंट में क्या होगा कि वो एग जो है फॉलिकल जो है रप्चर ही नहीं करेगा,
जब फॉलिकल रप्चर नहीं करेगा तो एग रिलीज नहीं होगा, ठीक है, ओवुलेशन नहीं होगा। और वो क्या होगा, वो जो आपका फॉलिकल होता है एक फ्लूइड फील्ड, इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड फील्ड सैक बना लेता है जिसको कि हम सिस्ट कहते हैं। तो पीसीओडी के पेशेंट को जब आप अल्ट्रासाउंड में देखोगे तो उसके ओवरी में मोतियों की माला जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, गुच्छे जैसा, जैसे मोतियों की माला जैसी बहुत बड़ी मोती जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, नॉट माला, ये मोतियों जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है। तो मोती जैसी स्ट्रक्चर जो दिखती है वो सिस्ट होती है, ठीक है। मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस करते हैं, पीरियड्स को इरेगुलर कर देते हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम है, ठीक है। तो ये हो गया पीसीओडी, आजकल बहुत कॉमन है, ये भी इनफर्टिलिटी का एक मेजर कॉज हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीआईडी। देखिए आगे हमको आज के टॉपिक में पढ़ाना है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी एसटीआई, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं जो सफ़र करती हैं एसटीआई से और उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको इन्फेक्शंस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है। वो क्या होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये फैलता है, ठीक है। मान लो किसी कारण से मेल को है तो क्या होगा, फीमेल को ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत दिन से सफ़र कर रही है, ऐसे तो अर्ली स्टेज में उसका लाइट सिम्टम है, ईचिंग, बर्निंग, डिस्चार्ज वगैरह, तो बहुत लोग समझ जाती है, लेकिन बहुतों के केस में क्या होता है, सिम्टम नहीं होता, ये सिम्टमेटिक होता है, ठीक है। जब सिम्टम उनको दिखता नहीं है तो काफ़ी दिन तक सफ़र करती हैं और लॉन्ग टर्म तक यदि रह गया आपको एसटीआई तो क्या करेगा, पीआईडी करा देगा आपको, मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज आपको करा देगा। यह है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज आपको हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो लिख देती हूँ यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यदि रह गया तो क्या कर देगा, पीआईडी करा देगा। अब इस पीआईडी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो फलोपियन ट्यूब है या तो वो मुड़ जाएगा या पार्शियली या फुली ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपको पीआईडी में, और पेल्विक रीजन में आपको स्वेलिंग रहती है, ओके। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आर्ट के अंदर क्या क्या आता है। तो देखिए आर्ट दो तरह से होते हैं, आर्ट कराए जाते हैं दो तरह से। एक आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कि हम आईवीएफ कहते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मली ये है आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, स्ट्रक्चर से आप लोग वाकिफ होंगे। नॉर्मली यहाँ से एग रिलीज होता है और यहाँ एम्पुला में वेट करता है और यहाँ से स्पर्म में से जाता है और इसको फ्यूज़ करता है। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में होता है, लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यानी आईवीएफ में क्या होता है, एग स्पर्म बाहर निकाल करके एक पैट्री डिश में हम उनको एग और स्पर्म को फर्टिलाइज कराते हैं, ठीक है, बॉडी के बाहर लैब में। इसी को कहते हैं आईवीएफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाहर एम्ब्रियो बना करके एक स्पर्म फ्यूज करा करके बाहरी बॉडी के एम्ब्रियो बना करके हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, या तो करेंगे कहाँ, फलोपियन ट्यूब में, या तो करेंगे फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र, या फिर करेंगे यूट्रस में, ठीक है। आगे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सा सेल स्टेज क्या क्या होता है इस प्रोसेस में, अभी सिर्फ इंट्रो करा रहे हैं, ठीक है। यदि फलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र होगा तो उसको जिफ्ट बोलते हैं, यानी जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, ठीक है। और आईयूटी का मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। यदि यूट्रस में ट्रांसफ़र कराएंगे तो आईयूटी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आईवीएफ के अंदर आता है आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ठीक है। ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये आ गया आईवीएफ के अंदर। उसके बाद जब हम एम्ब्रियो बना लेते हैं लैब में तो उसको या तो सेम मम्मी, यदि हस्बैंड वाइफ है तो मम्मी के यूट्रस में या फिर आपको फलोपियन ट्यूब में डालेंगे, या फिर यदि मम्मी को कोई प्रॉब्लम है या मम्मी नहीं अपने बॉडी के अंदर कैरी करना चाहती है, जैसे हाल ही में शिल्पा सेठी ने सरोगेसी कराया था, तो क्या करेगी, भाड़े की माँ को दे देगी अपने बेबी को है जो यूट्रस में कैरी करने के लिए। वो 9 महीना भाड़े की माँ मतलब अदर फीमेल उसको अपने बॉडी के अंदर कैरी करेगी, ठीक है। तो इसको सरेगेट मदर कहते हैं, समझ में आया। ये तो रही बात आईवीएफ की। अब थोड़ा इन वीवो फर्टिलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है
कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगा, या तो नेचुरली मेल इंटरकोर्स करेंगे फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, या तो फिर क्या होता है आर्टिफिशियली जो है वो इंसेमिनेशन, मेल का जो स्पर्म है इसको आर्टिफिशियली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाता है कि वो फर्टिलाइजेशन करे, ठीक है। इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले ये कुछ फुल फॉर्म है, आप देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बोर्ड वालों के लिए तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और जो नीट वाले के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा टर्मिनोलॉजी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं IVF, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन याद करिए, ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ठीक है। जिफ्ट जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट, ये फीमेल में होता है, याद रखिएगा, फीमेल को गिफ्ट बहुत पसंद होती है, तो ये फीमेल में होते हैं गैमिट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र, ऑलराइट। उसके बाद IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ठीक है। और IUI मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये कुछ टर्म है आर्ट के अंदर आपको सुनने को मिलेंगे। अब देखिए आगे की होता क्या है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम पढ़ेंगे IVF। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं IVF। IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, एक स्पर्म का फ्यूजन होता है एम्पुला में। लेकिन IVF में क्या होता है, एक स्पर्म को बॉडी से निकाल करके पेट्री डिश में लैब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है। और सेम कंडीशन जो फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन के लिए होता है वही लैब में प्रोवाइड कराया जाता है फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पर्म का, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई मेल है, रो रहा है, फीमेल भी ये रो रही है कि वो ये पेरेंट्स बनना चाहते हैं और इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो क्या होता है कि कई केस में मान लीजिए हस्बैंड को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फीमेल को प्रॉब्लम है, वो एग नहीं बना पा रही है, तो क्या कोई दूसरी फीमेल का एग यूज़ किया जाता है, तो उसको डोनर फीमेल कह सकते हैं, ठीक है। या तो सेम मम्मी पापा हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरी लेडी का भी एग हो सकता है यदि खुद की मम्मी को प्रॉब्लम है तो, ठीक है। दूसरा कंडीशन, मान लो मम्मी सही है, पापा को स्पर्म नहीं बन रहा है, नहीं है, तो क्या होता है डोनर मेल अपना स्पर्म देते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये मान लीजिए हस्बैंड है या डोनर मेल है, या वाइफ है या डोनर फीमेल है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं डॉक्टर लोग, फीमेल को FSH का इंजेक्शंस देते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिससे क्या होता है कि फीमेल की ओवरी में फॉलिकल्स, मल्टीपल फॉलिकल्स जो है डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात पता है, नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एवरी मंथ जो है एक एग रिलीज होता है ओवुलेशन के दौरान, ठीक है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर लोग मल्टीपल फॉलिकल डेवलप कराते हैं, मल्टीपल एग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पहले हार्मोन्स का इंजेक्शन दिए फीमेल को, उसके बाद क्या करते हैं एक इंजेक्शन, सक्शन से इंजेक्शन होता है, मतलब सक्शन पंप टाइप का होता है पतला सा, उससे क्या करते हैं ये लोग कि आपको दूसरा कलर ले लेती हूँ, ऐसे वजाइना से इन करके ऐसे साइड से चीरते हुए इस ओवरी के कंटेंट को निकाल लेते हैं उस सक्शन से। ओवरी के कंटेंट को निकालेंगे तो उसमें एग भी आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। और इस एग को निकाल करके एक पेट्री डिश में यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक पेट्री डिश में यहाँ पे रख देते हैं, बहुत सारे एग हैं, रख दिया डॉक्टर ने। अब क्या करेंगे कि मेल जो होते हैं उनका स्पर्म मांगा जाएगा, लिया जाएगा एक कंटेनर में, और उसको कैपेसिटेशन करा दिया जाएगा। कैपेसिटेशन क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसके हेड पे का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको वीक हो जाने के बाद इजीली फट जाता है, और जो एक्रोसोम है बाहर निकलता है, और देन जो है न्यूक्लियस बाहर निकलता है। टू द पॉइंट आपको समझा दे, लॉन्ग में मैंने रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको समझाया है। टू द पॉइंट, कैपेसिटेशन कराने के बाद जो स्पर्म की पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है और इजीली फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो स्पर्म को लेकर के डॉक्टर लोग कैपेसिटेशन करा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस पेट्री डिश में स्पर्म को ला करके डाल देंगे, ठीक है। स्पर्म को डाल दिए इस पेट्री डिश में, एग और स्पर्म साथ में है। अब क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो बन जाएगा। किस कलर से, पिंक कलर से एम्ब्रियो बना लेती हूँ मैं, ठीक है। ये एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, पेट्री डिश के अंदर। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अब इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना है 2 जगह, या तो फलोपियन ट्यूब में या तो यूट्रस में। तो क्या आप नॉर्मली किसी भी सेल स्टेज को डाल दोगे कहीं भी, फलोपियन ट्यूब और यूट्रस में नहीं। यदि ये एम्ब्रियो
एक मिनट, हाँ, यदि ये एम्ब्रियो जो है आपका अप टू 8 सेल स्टेज है, अप टू 8 सेल स्टेज, 8 सेल के स्टेज तक, जिसको कि ब्लास्टोमियर बोलते हैं, यदि है तो इसको आपको ट्रांसफ़र करवाना है कहाँ? ये जो है एम्ब्रियो आपका ट्रांसफ़र होगा फलोपियन ट्यूब में, यहाँ, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं जिफ्ट, यानी जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र। अब ये जाइगोट एक्चुअल में होता नहीं है, ये है एम्ब्रियो, ठीक है, ये है क्या? एम्ब्रियो का आप ट्रांसफ़र करा रहे हो, ठीक है, लेकिन बोला जाता है जिफ्ट। ये ला करके आपको फलोपियन ट्यूब में यहाँ पे ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। दूसरा एक और केस है, ठीक है, उस केस में क्या होता है देखिए। दूसरा केस है कि आफ्टर 8 सेल स्टेज, आफ्टर, दूसरा कंडीशन आफ्टर 8 सेल स्टेज, यदि आपका एम्ब्रियो 8 सेल से ज़्यादा का हो गया, ठीक है, जनरली तो देखा गया है 32 सेल का स्टेज, ठीक है, यदि 8 सेल से ज़्यादा का हो गया तो उस एम्ब्रियो का जो है ट्रांसफ़र, जानते हो, ये मान लो आपको पेट्री डिश में पड़ा हुआ है एम्ब्रियो, ठीक है, तो अब 8 सेल से ज़्यादा का एम्ब्रियो है तो इसका ट्रांसफ़र होगा आपको यहाँ पे, इस एम्ब्रियो को निकाल करके यहाँ यूट्रस में ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा, यहाँ यूट्रस में ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का 2 तरीका है, एक आप IUT या तो यूट्रस में ट्रांसफ़र कराइए, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, या फिर आप जिफ्ट यानी कि फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कराइए। होप सो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होगा। करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का। क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी? देखिए, जो IVF से बच्चे बनते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, क्योंकि इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि देखिए क्या होता है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है जॉय ब्राउन नाम था उनका, और वो 1978 में फर्स्ट टाइम बना था टेस्ट ट्यूब बेबी, इंग्लैंड के थे वो। इंडिया में पहली बार दुर्गा नाम था जो टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो हमारे यहाँ के कुछ मेल्स ऐसे हैं जिनको स्पर्म काउंट लो है, ठीक है, उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है। या फिर कुछ मेल ऐसे हैं जिनका स्पर्म काउंट तो बहुत अच्छा है बट उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उनका फिनिश जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पाती फीमेल की वजाइना में, ठीक है, अनेबल टू इंसेमिनेट सीमेन इनटू वजाइना, तो उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उनको इरेक्ट नहीं होता उनका फिनिश। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्पर्म को मेल से लेकर के उसको इंजेक्शन से लेकर के हम फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें कि आपको वजाइना में या फिर यूट्रस में हम उसको डाल देते हैं स्पर्म को, ठीक है। यदि यूट्रस में डालते हैं तो इसको IUT यानी IUI यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये रही बातें यहाँ तक की। अब देखिए क्या होता है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, स्पर्म को ले लेते हैं कंटेनर में, इसमें स्पर्म है समझिए, ठीक है। स्पर्म को लेने के बाद इसको वॉश कंसंट्रेट करके क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं एक इंजेक्शंस में फिल कर देते हैं, यहाँ पे इंजेक्शंस में स्पर्म फिल कर देते हैं, ठीक है। जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, स्पर्म काउंट सही है लेकिन उनको इरेक्ट नहीं हो रहा है, वो फीमेल के वजाइना में इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में ये वजाइना में डाल देंगे, ठीक है। वजाइना में डाल देंगे तो क्या होगा, स्पर्म जो है वो ट्रैवल करके चला जाएगा, यहाँ एग है वेट कर रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज कर लेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि जिसका एक स्पर्म काउंट कम है, उस केस में क्या होता है कि आपको पता है कि फीमेल की बॉडी में सर्विक्स और वजाइना से कुछ सेक्रीशंस होते हैं जो मेल के स्पर्म को किल कर देते हैं। तो सिंगल एजेकुलेशन में नॉर्मली मेल 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म इजेक्ट करते हैं फीमेल की वजाइना में। यदि उनका काउंट मान लीजिए कम है, मान लीजिए 100 मिलियंस है सिंगल एजेकुलेशन, तो क्या होगा कि जो फीमेल की सर्विक्स और वजाइना के सेक्रीशंस है वो तो उसको किल कर देंगे, तो एम्पुला तक पहुँचेगा, फैलोपियन ट्यूब पहुँचेगा क्या, कुछ पहुँचेगा ही नहीं, तो रास्ते में ही मर गया। तो उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वॉश वगैरह करके बूस्ट करके स्पर्म को इंजेक्शन में भर देते हैं और इसको कहाँ इंसेमिनेट करते हैं, इसको डाल देते हैं आपको यूट्रस में। अब यूट्रस में डाल देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इस स्पर्म को तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, ठीक है, रास्ते में तो कम बाधा आएंगे, वो तो मेन चीज़ तो वो ट्रैवल करा दिए इंजेक्शंस, ठीक है। ये स्पर्म इजीली यहाँ पे एग फर्टिलाइज करने के लिए यहाँ पे स्पर्म जो है एग के पास ट्यूब में पहुँच जाएगा एम्पुला में और फर्टिलाइज हो जाएगी। ये आपको इन विवो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर आपको फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस जो यूट्रस में डाला इसको IUI कहते हैं,
इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, यूट्रस में यदि हम आर्टिफिशियली स्पर्म को इंसेमिनेट करते हैं तो इसको IUI कहते हैं। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे ICSI, ICSI। बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, जैसे ये ओल्ड मैन है, ठीक है, इनके स्पर्म को नॉर्मली यदि एक के पास ले भी जाया जाए तो इनका स्पर्म का कैपेसिटी नहीं होता है फर्टिलाइज करने का, ठीक है। इफ़ नो फर्टिलिटी कैपेसिटी, यदि इनके स्पर्म को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी नहीं है तो उस केस में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। एक निडल लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक निडल, उसमें डॉक्टर लोग स्पर्म को भर लेते हैं और ओवम जो पेट्री डिश में रखा होता है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये होता है ICSI, ये बहुत महंगा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कंफ्यूज होते हो IUT और IUI में। देखो, IUT का मतलब होता है यूटेराइन मतलब इम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है फीमेल के बॉडी में, ठीक है, यूट्रस में। और आपका जो IUI है ये स्पर्म का इंसेमिनेशन होता है। कंफ्यूज मत होना IUT और IUI में, ठीक है। दूसरा एक चीज़ है गिफ्ट, यानी कि आपको आ गया GIFT, इसको बोलते हैं गैमिट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। देखिए इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि कोई फीमेल है, उसको एनोवुलेशन, उसको अंडे नहीं बन रहे हैं, तो वो क्या करेगी, दूसरे फीमेल से जो है वो एग ले लेगी, ठीक है, और वो एग मतलब ओवम ले लेगी, ठीक है, और उस ओवम को क्या किया जाता है, फलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया, आपका स्ट्रक्चर बना ही देती हूँ, आप लोग देख के समझ ही गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, इसको अंडे नहीं बन रहे हैं तो ये क्या करेगी, दूसरे किसी फीमेल की, ठीक है, डोनर फीमेल का जो गैमीट है, जो एग है, वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यहाँ फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आपको नॉर्मली जो मेल है वो इंटरकोर्स करेंगे और ये फिर नेचुरली जो है इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपको गैमीट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। यहाँ तक होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्टार्ट ही करते हैं STI यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, ठीक है। देखिए, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअली इंटरकोर्स, वैसा इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअली इंटरकोर्स करने से आपको बीमारियां फैले उसको STI कहते हैं, ठीक है। कैसे होता है, मान लो किसी मेल फीमेल पार्टनर है, फीमेल को मान लो STI है, कोई भी STI बहुत तरह के होते हैं, प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, सबसे होता है। बट NCERT में जो आपको STI इन्फेक्शन यानी कि डिजीज़ जो दिया है वो आपको बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से दिया है, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मान लो किसी मेल और फीमेल में फीमेल पार्टनर को इन्फेक्शन है, मेल उसके साथ इंटरकोर्स किया, वो इन्फेक्शन मेल को ट्रांसमिट होगा। फिर वो मेल मान लो मल्टीपल पार्टनर वाला है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी अदर पर्सन के पास जाएगा या ठीक है दूसरी फीमेल के पास जाएगा, उसको ये होगा, इन्फेक्शन फैलाएगा। तो क्या होता है, जो मेल का पीनिस और फीमेल का जो वजाइना है उनकी फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में आती है तो इन्फेक्शन फैलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके तरीके हैं और भी फैलने के, ये जेनाइटल कांटेक्ट से भी फैलते हैं, ठीक है, या ओरोजेनाइटल कांटेक्ट से भी फैलते हैं, ओरो मतलब माउथ, ठीक है, और जेनाइटल मतलब आप समझ रहे हैं। उसके बाद जेनाइटल और एनल कांटेक्ट से भी फैलते हैं, ठीक है, एनल में तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं तो वहाँ तो चांसेस और ज़्यादा हैं, ठीक है। और STI का और भी नाम है RTI का मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, VD भी बोलते हैं इसको, मतलब वेनेरियल डिजीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि NCERT में जो आपके इन्फेक्शंस दिए हैं वो आपको मेनली होते हैं बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से और वायरस से। बैक्टीरिया से होने वाले 3 इन्फेक्शंस हैं, कौन कौन से, गोनोरिया, सिफिलिस एंड क्लेमाइडिया। तो आप इसको कैसे याद करिएगा, GCH कर कैसे भी कर लीजिए, GCH, ठीक है, या CHG आप कोड बना लीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं गोनोरिया किससे होता है, देखिए जो यहाँ बता रही हूँ वही आ सकता है, इससे ज़्यादा बाहर आपको नहीं आएगा, ठीक है। गोनोरिया होता है निस्सीरिया गोनोरी से, NEIS निस, SERIS सीरिया गोनोरी से, ठीक है। उसके बाद ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। सिफिलिस जो होता है वो कैसे होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता है,
ठीक है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये इसके 3 स्टेज होते हैं। पहले में क्या होगा, सेक्स ऑर्गन में आपको अल्सर वगैरह, कैंकर वगैरह होगा, इचिंग वगैरह होगा, तो ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे फेज में क्या होगा, रैसेस होगा, पेन होगा, फीवर होगा, फिर ठीक हो जाएगा। तीसरे स्टेज में क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये CNS में जाकर छुप जाता है, ब्रेन में जाकर छुप जाता है और वहाँ पे ब्रेन को खाने लगता है, इन्फेक्शन पूरा फैला देता है, फिर आदमी बचता नहीं है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है सिफिलिस। थर्ड है आपको क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया जो होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमोनाटिस से होता है। ये साइलेंट डिजीज है क्योंकि इसका सिम्टम जो है ना दिखता नहीं है, इसलिए साइलेंट डिजीज है। ओके, ये रहा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआन्स इन्फेक्शंस। एक बीमारी है, एक इन्फेक्शन है ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस ये होता है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस से। ठीक है, ओके। ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है और रोटन फिश जैसी स्मेल आती है। ठीक है, रोटन फिश जैसी स्मेल आती है, तो बहुत ही मतलब गंदी सी स्मेल आती है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ कैसे होती है, ऐसे होते हैं। ठीक है, ओके। कुछ मतलब फ्लैजला लगे होते हैं, कहने का मतलब ये देखिए 2 फ्लैजला लगे हुए हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन से होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे हम पढ़ेंगे वायरल इन्फेक्शंस के बारे में। NCERT में दिया है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किससे होता है, HIV से होता है, यानी कि ह्यूमन, बताइए ह्यूमन। फोन कॉल्स था, तो क्या मैं बोल रही थी, कहाँ थी, हाँ वायरल इन्फेक्शन की बात हम करते हैं। देखिए सबसे पहले है एड्स। ठीक है, एड्स होता है किससे, HIV वायरस से, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको पढ़ना है चैप्टर 8 में। ठीक है, अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड है वायरल डिजीज हेपेटाइटिस B। ये किससे होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है आपको हेपेटाइटिस B वायरस से। ठीक है, उसके बाद हर्पीस है, ये भी वायरल इन्फेक्शंस है और ये सब STI है। ये हर्पिक्स सिम्प्लेक्स वायरस से होता है, जिसको HSV-2 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है जेनाइटल वॉर्ट्स। ठीक है, जेनाइटल वॉर्ट्स भी एक वायरल STI इन्फेक्शंस है और ये किस वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। ठीक है, ये जो आगे जाकर के सर्वाइकल कैंसर कॉज करती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए, जो ऐसे तो STI किसी भी एज में के लोगों में हो सकता है, लेकिन मोस्टली किस में होता है, आपको 15 to 24 आवर यानी 15 से 24 ईयर्स वाले बच्चों को, ये 15 से 24 ईयर वाले लोगों को ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे डिजीज है STI जो कि इनका कोई क्योर नहीं होता, इनकी कोई ये नहीं है, क्योर नहीं है। HQ बोला, HQ का मतलब H से 3 डिजीज है, हेपेटाइटिस B, हर्पीस और HIV। इनका कोई क्योर नहीं होता। ठीक है, और सब तो STI इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में पता चल जाएंगे तो इनका क्योर किया भी जा सकता है, बट इनका नहीं होता। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी हैं आपको डिजीज जो कि सेक्सुअली इंटरकोर्स के अलावे भी दूसरे मेथड से फैलते हैं। ठीक है, STI में हम उन सारे डिजीज को काउंट करेंगे जो कि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैले, चाहे वो अदर मेथड से ही क्यों ना फैले, उनको हम STI बोलेंगे। ठीक है, तो HIV और हेपेटाइटिस B 2 ऐसे डिजीज NCERT में दिया है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ साथ अदर तरीके से भी फैलते हैं, जैसे कि बाय निडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। मान लो किसी का सर्जरी किया गया, इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ, उसको है HIV या हेपेटाइटिस B, वही इंस्ट्रूमेंट यदि दूसरा पेशेंट को यूज़ किया गया तो उससे भी फैलेंगे। ठीक है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलते हैं, यदि अच्छे से नहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हर चीज़ का जाँच किया जाए तो फैलते हैं। मदर से फीटस, यदि मान लो किसी को एड्स है तो प्रेग्नेंट है तो उसकी जो फीटस होगी उसको भी प्लेसेंटा के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा NCERT देख लेते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STI। ठीक है, इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STI। इसका एक और नाम है वेनेरियल डिजीज, जिसको VD कहते हैं, और इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। इसमें क्या क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस B, and of course the most discussed infection in recent year HIV leading to AIDS are some of the common STI। ये सब हो गया है। Among the HIV infections is most dangerous and it discussed in chapter 8। chapter 8 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। तो
Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing injections. आपको पढ़ाया मैंने, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फैलता है और इन्फेक्टेड पर्सन से फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, मम्मी से बच्चे को फैल सकता है। कौन कौन? HIV और हेपेटाइटिस बी। याद रखिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, भूलना नहीं है, आ सकता है एग्जाम में। Except for hepatitis B, genital wart and HIV infections, other diseases are completely curable. मैंने क्या पढ़ाया? HQ, ये तीनों डिजीज कौन कौन सा? हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीस, इनका कोई क्योर नहीं है। रेस्टॉल का अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट करते हो तो क्योर कर सकते हो, ठीक है। इफ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज देन ट्रीटेड प्रॉपरली। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दिस माइनर, मतलब स्टार्टिंग में STI का जो सिम्टम है वो माइनर होता है। इंक्लूड ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन। स्टार्टिंग में क्या होगा? बहुत ही माइनर सिम्टम होंगे, इचिंग होगा, कुछ डिस्चार्ज होगा, लिटिल बिट पेन होगा, स्वेलिंग होगा, ठीक है, यही सब होगा। उसके बाद इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी एसिम्टोमिक। जो फीमेल होगी, मान लो ये फीमेल कोई, चलो फीमेल ही बना देती हूँ, मान लो ये फीमेल है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो क्या होगा? देखा जाता है क्या कि जो इन्फेक्टेड फीमेल्स है उसमें कई बार सिम्टम दिखेगा ही नहीं, मतलब ये सारे सिम्टम, स्वेलिंग, स्लाइट पेन, डिस्चार्ज, ये सब नहीं दिखेगा। STI के फीमेल में सिम्टम नहीं दिखते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड। तो क्या होगा? इस फीमेल को लॉन्ग टर्म तक ये STI से सफ़र करते रहेगी, ठीक है। Absence or less significant symptom in the early stage of the infection and the social stigma attached to the STIs deter the infected from going for timely detections. तो क्या कह रहा है कि इनको तो बहुत समय, लंबे समय तक इनको नहीं पता नहीं चलता कि इनको कोई बीमारी भी है, ठीक है। अर्ली स्टेज इन्फेक्शन क्या कहा किस लाइन में था? याद, हाँ। दिस कुड बी लीड टू कॉम्प्लिकेशन। तो क्या होता है कि उसके बाद इनको जो है PID हो जाता है। PID यानी कि क्या होते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। यदि लंबे समय तक इनको इन्फेक्शंस रहा और एसिम्टमिक है, पता नहीं चला, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कई बार ये PID हो जाता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक, मतलब सॉरी, मुड़ जाता है, जिससे कि इनफर्टिलिटी वगैरह की शिकायत आती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि PID हो जाता है, और क्या क्या हो जाता है? अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं यूट्रस के अलावा आपका बेबी कहीं भी चिपक जाए। जैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, बट वो क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूट्रस में नहीं होगा, बाकी रिप्रोडक्टिव ट्यूब में हो सकता है, अदर प्लेस कहीं भी हो जाएगा, ठीक है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या हो जाएगा? PID के साथ साथ यदि लॉन्ग टर्म तक आप यदि इसका इलाज नहीं करा रहे हैं STI का, तो आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद STI आर मेजर थ्रेट ऑफ हेल्दी सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज इज गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। RCH के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए, इसके इलाज के लिए, इसके डिटेक्शन, डायग्नोस्ट करने के लिए, बीमारी को डायग्नोस्ट करने के लिए RCH के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। Though all person are vulnerable to these infections, their incidence are high among the, सारे के सारे एज के लोगों को हो सकता है, मेनली जो है वो 15 to 24 ईयर के बीच में ये ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। There is no reason to panic because prevention is possible। क्या कह रहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रिवेंशन जो है वो पॉसिबल है। One could be free this infections। अब देखो क्या कह रहे हैं कि क्या क्या आपको गवर्नमेंट बताती है इन STI से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले सेक्स को अवॉइड करिए, ठीक है, मल्टीपल पार्टनर से। ये नहीं कि या फिर अननोन पार्टनर से, कि अपने ही पार्टनर से, हस्बैंड वाइफ से करने लगे, नहीं। आप सेक्स अवॉइड करिए अननोन पार्टनर से, मल्टीपल पार्टनर से, जिस पे ट्रस्ट नहीं है आपको, उनके साथ आप रिलेशन में मत जाइए। उसके बाद ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डोम। यदि आप किसी के साथ इंटरकोर्स कर भी रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कॉन्डोम का यूज़ करिए, ताकि पीनिस और वजाइना का फ्लूइड का कॉन्टैक्ट ना हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विथ इन दिस इन्फेक्शन। यदि किसी को डाउट है कि
मुझे STI इन्फेक्शंस है, क्योंकि सिम्टम तो यहाँ बता दिया है ऊपर, क्या क्या स्वेलिंग हो जाएगा, स्लाइट पेन हो जाएगा, खुजली होगी, ठीक है, डिस्चार्ज होगा। यदि आपको इस तरह की शिकायत है तो आप एक अच्छे डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ पे अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है। तो ये रहा STI।